आज 10वीं कक्षा की रसायन विज्ञान की पार्ट 2 चलते हैं। अम्ल भस्म तथा लवण या अम्ल क्षारक तथा लवण की ओर पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये पूर्णतः एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। पहला होता है अम्ल, जिसको हम लोग एसिड कहेंगे। इसका पहला आता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लोग जानते हैं कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो जैसे आप चखेंगे तो उसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरी बात, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ध्यान रहे, पुनः आप जो है लाल को हम जो है नीले नहीं बदल सकते हैं। तीसरा आता है ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस यानी H+ आयन देते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, CH3, COOH और सेट्रिक अम्ल इत्यादि जो है अम्ल के उदाहरण हैं। अम्ल में जो है दो प्रकार से होता है, दो प्रकार आता है, एक सांद्र अम्ल, दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अत्यधिक मात्रा में और जल अल्प यानी कम मात्रा में होता है उसे सांद्र अम्ल, और उसका जस्ट उल्टा होता है तनु अम्ल में, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक अगर बीकर है, हमारे पास एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में अगर मान लिया जल की मात्रा अगर अधिक है और अम्ल, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, अगर अम्ल की मात्रा अगर कम है तो हम समझ जाएंगे वह आपके पास तनु अम्ल है। लेकिन इसका जैसे उल्टा, अगर अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो जाए तो हम समझ जाएंगे वह सांद्र अम्ल है। पॉइंट नंबर 2 में आता है क्षारक, जिसमें आप लोग भस्म बोलते हो। इसका यह स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। तीसरा होता है ये जलीय विलयन में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, NH4OH जो है होता है, ये सारा चीज जो होता है आपके पास जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है, कभी कभार जो है आप लोग क्षार और क्षारक में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। देखते हैं इसमें क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार या भस्म कहते हैं। ध्यान रहे कि जल में जो घुलनशील क्षारक होंगे उसे ही हम लोग क्षार या भस्म कहते हैं। अब ध्यान देना है ये चीज़ कि आगे हम लोग जो है ये दोनों चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे किस माध्यम से हम लोग पहचानते हैं, इसका पहचानने का तरीका क्या है। तो इसका पहचानने का तरीका एक सूचक होता है, उस सूचक के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे। किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी कोई विलयन है तो उस विलयन हम कैसे जानेंगे कि उस जलीय विलयन का जो है स्वाद क्षार है या फिर मान लिया जाए कड़वा है या फिर भस्म है। तो इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षार के माध्यम बदल जाता है। इसका रंग या फिर गंध जो है अम्लीय है या क्षारकीय, वो किस में बदल जाता है देख लेते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा आएगा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा आता है गंधीय सूचक। तो चलिए हम सबको बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। आपका पहला आता है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। यानी कि जो सूचक जो है पौधों से प्राप्त होते हो उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि एक लिटमस जो पौधे से प्राप्त होता है, जैसे ये अम्ल में जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाएगा, और इसे क्षार यानी भस्म में जाएगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा। जैसे हम लोग एक प्राकृतिक और लेते हैं हल्दी। हल्दी का रंग हम जानते हैं स्वाभाविक वह पीला होता है, और जैसे ये अम्ल में जाएगा तो पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ये भस्म यानी क्षारक में जाएगा इसका रंग लाल हो जाता है। और इसका हम लोग जो दैनिक जीवन में भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं और देखते भी हैं। मान लिया जाए हमारे कपड़े में किसी प्रकार की सब्जी गिर जाए, तो जैसे सब्जी गिरता है ऐसे हम उसको कपड़ा जो है साफ करने के क्रम में देखते हैं क्या होता है कि वो बाद में फिर वो लाल हो जाता है। इसका मतलब है जो है लाल होने का मतलब जैसे साबुन आप जो है उस सब्जी के गिरे हुए भाग में जैसे डालते हैं, हम जानते हैं जो है साबुन में भस्म होता है, और जैसे ये भस्म जैसे जाएगा हल्दी पे तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है। 2 नंबर में आएगा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। इसका आता है वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक यानी कि मानव निर्मित सूचक भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए फिनोल्फिनील है जो कि अम्ल में जो है बिल्कुल अपरिवर्तित रहता, नहीं परिवर्तित नहीं रहता, इसे जल के जैसा होता है, इसका कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे हम जानते हैं कि जो है जल का कोई रंग नहीं होता है, उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही अगर ये क्षार में जा जाएगा, भस्म जाएगा, तो ये गहरा गुलाबी या हम इसको बैगनी भी कह सकते हैं, उसका रंग हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो कि अम्ल में जैसे जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाएगा, और जो है क्षारक में जैसे जाएगा तो इसका रंग पीला हो जाता है।
3 नंबर में आता है जो है गंधी सूचक, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए, यानी कि हम इसका गंध जो है अम्ल या क्षारक में क्या होता है बदल जाएगा गंध, तो हम उसको बोलेंगे गंधीय सूचक। उदाहरण देखते हैं, प्याज का रस अम्ल में जैसे ही जाएगा तो जो है तीक्ष्ण गंध हो जाएगी, लेकिन क्षारक में इसका कोई गंध नहीं होता है। वेनिला जो कि आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, खाते भी होंगे आप लोग आइसक्रीम, तो इसका अम्ल जो है इसका जो है गंध जो होता है वह समान होता है, लेकिन क्षारक में कोई गंध नहीं होता। सेम वैसे ही लौंग का तेल में इसका अम्ल का जो है गंध समान होगा, लेकिन क्षारक में इसका कोई गंध नहीं होता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। धातु के अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, धातु जो है कैसे अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है और क्या निर्माण होता है देखने का प्रयास करेंगे। पहला देखते हैं 1 नंबर जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखते हैं अम्ल प्लस धातु, धातु कोई भी हो, हम जानते हैं धातु कोई भी ले सकते हैं आप। अम्ल प्लस धातु आपका जो इक्वेशन होगा वो बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे अम्ल में हम लेते हैं HCl प्लस धातु में Zn लेते हैं, जैसे अब इक्वेशन होगा दोनों का संयोग होगा तो ZnCl जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जो कि आपके पास लवण है, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो निष्कासित हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं इसमें जो है क्षारक दिए, क्षारक में देखते हैं क्षारक के साथ क्या होता है उसी प्रकार से हम हो जाएगा, जहाँ अम्ल वहाँ क्षारक हो जाएगा। क्षारक प्लस धातु जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो आपका लवण और हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। देखते हैं क्षारक में NaOH प्लस Zn, आपका इक्वेशन जो होगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो निष्कासित होगा। हम देखते हैं, इसको देखने का प्रयास करें क्रियाकलाप 2.6 या चित्र संख्या 2.6 में। हम एक बीकर या लेते हैं, एक प्रणाली ले रहे हैं, प्रणाली में क्या करते हैं हम जो है कुछ Zn प्लस तनु H2SO4 का जो है जलीय विलयन लेते हैं। हम देखते हैं जैसे हम Zn प्लस तनु H2SO4 में जैसे करते हैं, तो जैसे दोनों एक साथ में डालेंगे तो क्या होता है इसमें जो एक बुलबुलाहट नहीं लगता है, यानी कि जैसे ही अभिक्रिया होने लगेगा तो यह बुलबुलाहट जो है गैस की बुलबुलाहट में हाइड्रोजन गैस जो है एक परखनली होते हुए जो है क्या होता है दूसरे बीकर में, या दूसरा बीकर जो है इसमें जो है साबुन का विलयन होता है। आपको पता है साबुन का विलयन जो होता है वह क्षार होता है, तो यहाँ पर कहा जाए तो ये क्षार का विलयन है। जैसे यहाँ पर जाएगा तो इसमें क्या होता है एक जो है साबुन के बुलबुले जो है ऊपर उठने लगता है, और जैसे ये जो है साबुन के विलयन ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, एक जो है उठने के बाद जैसे इसमें आप माचिस की तीर लाएंगे तो उसमें जो है एक ध्वनि होगी, और उसमें ध्वनि फट फट की आवाज़ होती है, और वो एक प्रकार का जो है हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ जो है साबुन का बुलबुले होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लिया जाए हम इस साबुन की बुलबुले में जैसे हम माचिस की तीर डालते हैं तो उसमें आवाज़ हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें जो है ये बुलबुलाहट में जो है जो ऊपर की ओर जा रही है वह हाइड्रोजन गैस है, और वह हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निष्कासित हो रही है। चलिए अब हम लोग जो है अगला देखने का प्रयास करेंगे, अम्ल व क्षारक के धातु कार्बोनेट तथा धातु बायकर, जिसको लोग बायकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो ए नंबर देखते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, इक्वेशन हमारा जो बनेगा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि अम्ल को अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 3 चीज़ बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका जल बनेगा। अम्ल लेते हैं, अम्ल में पहला हम ले रहे हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा लेते हैं धातु कार्बन Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। जैसे ये लेने के बाद आपका लवण जो है पहला बनेगा NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये तो हमेशा बनेगा ही। उसका बाद बी नंबर देखते हैं, अम्ल धातु बायकार्बोनेट, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो अम्ल प्लस धातु बायकार्बोनेट, इक्वेशन हमारा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी सेम लेते हैं HCl प्लस Na2 NaHCO3 और आपका NaCl बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों ही स्थिति में चाहे आपका जो है अम्ल हो, जो आपका धातु कार्बोनेट हो, चाहे धातु बायकार्बोनेट हो, दोनों ही स्थिति में अगर अम्ल अभिक्रिया कर रहा है तो हमारा जो है नया पदार्थ जो बन रहा है, जो प्रतिफल जो बन रहा है वह हमेशा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण होता है। ध्यान रहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है
कि जैसे आपने अम्ल को अभिक्रिया करवा दिए कार्बोनेट से, अम्ल को अभिक्रिया करवा दिए धातु बाइकार्बोनेट से, लेकिन जो है क्षार को धातु या कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्षारक जो है या भस्म जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करते हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। परीक्षण यानी अभिक्रिया जो है प्रयोगशाला 7.2.7 में हम क्या करते हैं, 2 बीकर ले रहे हैं। एक बीकर में हम क्या कर रहे हैं, संगमरमर का टुकड़ा यानी CaCO3 और एक तनु HCl हाइड्रोक्लोरीन डालते हैं। जैसे हम इसको डालेंगे तो इसमें बुदबुदाहट हो जाता है, और जैसे बुदबुदाहट होगा तो ये जैसे क्या होगा, और एक बीकर हम जो है चूने का जल यानी CaOH Hol2 नहीं, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, जैसे लेते हैं। जिसमें जैसे डालने के बाद जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे जो है क्या होता है, आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड रंग जो गैस होता है, रंगहीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यहाँ जाने के बाद जो है ये चूना का जल जो है दुधिया कर देती है। अगर आप जो है अगर अत्यधिक मात्रा में अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलता है तो इसका रंग जो है पहले के जैसा हो जाएगा, यानी कि इसका जो है अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जो है विलय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा, उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं CaCO3 ने कैल्शियम कार्बोनेट को H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट की जांच करने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है अगला होगा अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया आपस में कराते हैं, संयोग कराएंगे तो नया पदार्थ क्या बनेगा, हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो अम्ल प्लस क्षारक, यानी अम्ल आपका एक HCl और क्षारक NaOH, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में ध्यान रहे, सिर्फ अम्ल और क्षारक बोल रहे हैं, परिस्थितियों में आपका लवण और जल का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जिस अभिक्रियाओं में अगर लवण और जल का निर्माण हो हम उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा हम ये भी जान सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया हो, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण हो, तो ऐसी अभिक्रिया हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास ये होता है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी अम्ल के साथ अगर हम धात्विक ऑक्साइड यानी कि ऐसा जो है जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन भी हो उसे हम लोग धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा तो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम में कॉपर ऑक्सीजन की मात्रा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यानी इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, ये बिल्कुल क्षारीय होती है। देखते हैं धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, जो तुम पता है आपको ये धात्विक ऑक्साइड है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल है। जैसे यहाँ करेंगे तो आपका जो है कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, और एक आपका जो है जल बन जाएगा। जो कॉपर क्लोराइड होता है वो लवण होता है। एग्जाम्पल अगला देखते हैं, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। ध्यान रहे, कॉपर क्लोराइड यानी ये है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला होता है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी यहाँ पर तो आपके पास अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया का है, लेकिन यहाँ क्षारक के साथ अधात्विक का मतलब होता है, हमेशा आप ध्यान देना है, अधात्विक का सीधे से उदाहरण है अम्लीय प्रवृत्ति की। यानी कैसी प्रवृत्ति होगी, अम्लीय प्रवृत्ति होगी। यानी क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड को जैसे आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपके पास लवण और जल बनता है। यानी कि COH चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अभिक्रिया कराएंगे हम लोग तो CaCO3 प्लस H2O बनता है। और आपको पता है अधात्विक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आपके पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड करा रहे हैं। ये दोनों ही परिस्थिति में हमारे पास क्या बन रहा है भाई, लवण और जल बनता है। चलिए आज इतना ही, फिर आगे देखते हैं।